स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें सिस्टम से हीट सराउंडिंग में इवॉल्व की जाती है या सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को हीट प्रोवाइड करता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दी सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर हम इसको अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलेगा कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ एंडोथर्मिक बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट एंड मेल्ट अवे। आप देख सकते हैं इसी तरह से बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन में है हमारी कि बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ये एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि रिएक्शन जब प्रोसीड होता है तो सराउंडिंग को हीट इवॉल्व कर दी जाती है। अब स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट किस तरफ इवॉल्व और किस तरफ एब्जॉर्ब होती है। तो स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि द रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हीट एंड गिव राइज टू प्रोडक्ट, यानी जो हीट एनर्जी है या जो हीट है वो सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट वाली साइड पर, यानी ये रिएक्टेंट के तौर पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप देखें कि रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट एंड हीट इज़ लिबरेटेड। ठीक है, यानी जब रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं तो हीट को इवॉल्व करते हैं, तो हीट जो है वो हीट की जो एवोल्यूशन है वो एज अ प्रोडक्ट हो रही है, या हम कह सकते हैं कि हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे है। इस बात को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि ली शैटलियर प्रिंसिपल में हम इसी बात को आगे लेकर चलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं तो इस पर टेम्परेचर का अगर हम चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल if we decrease the temperature of such reaction at equilibrium, the reaction will proceed to forward direction where heat is being produced to minimize the effect of temperature loss and vice versa. देखें, अब ए और बी रिएक्टेंट हैं, ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं और हीट भी एज अ प्रोडक्ट बन रही है। अब आप इस तरह के रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें तो क्या होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करेंगे तो किस वाली साइड पर रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जिस वाली साइड पर टेम्परेचर का लॉस कंपनसेट हो सके। ठीक है, यानी जिस साइड पर हीट इवॉल्व हो रही होगी उस साइड पर रिएक्शन मूव करेगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर कम कर दिया सिस्टम का। ठीक है, तो सिस्टम का टेम्परेचर कम करने से अब यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ को कंपनसेट होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो टेम्परेचर कम हुआ है ना, इसको कैसे कंपनसेट करेंगे, इसको कैसे हम पूरा करेंगे। तो इसको ये इस तरह से पूरा होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, हीट जहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, इस तरह से जो डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर था या लॉस ऑफ टेम्परेचर था वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसी वक्त प्रोसीड करेंगे जब हम इस तरह के सिस्टम की टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है कि इस रिएक्शन के साथ 41.84 किलोजूल पर मोल हीट इवॉल्व होती है। अब हीट इवॉल्व हो रही है प्रोडक्ट वाली साइड पर। ठीक है, यानी प्रोडक्ट वाली साइड पर हीट पहले से ही ज़्यादा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट बनाएं तो हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। क्यों? टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा जहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें
तो प्रोडक्ट वाली साइड पे तो पहले ही टेम्परेचर ज़्यादा है ना, वहाँ पे तो पहले हीट इवॉल्व हो रही है। तो उधर अब इस स्टेज पर अगर आप मज़ीद टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, फिर रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि जो आपने हीट बढ़ाई हुई है ना, टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को हासिल कर लेते हैं, अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं, तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम रिएक्टेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कंसिडर करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के इस पर ली शैटलर प्रिंसिपल किस तरह से एप्लीकेबल होता है। Students, according to Lee Chatelier principle, if we decrease the temperature of such reaction at equilibrium, the reaction will proceed to reverse direction, where heat is being absorbed to minimize the effect of excess heat at temperature and vice versa. अच्छा, अब आप रिएक्शन को कंसीडर करें, ए और बी रिएक्टेंट है और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद दे गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, यानी हीट जो है वो किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्टेंट वाली साइड पर। ठीक है, तो अब हम जब इस तरह के रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, यानी हमने चेंज कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया इक्विलिब्रियम को, तो क्या होना चाहिए, ये जो आपका इंक्रीज किया हुआ टेम्परेचर है ना, इसको मिनिमाइज करना है। तो ये कैसे मिनिमाइज होगा, जब ये एब्जॉर्ब होगा, और किस तरफ ये एब्जॉर्ब होगा, रिएक्टेंट वाली साइड पर। ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब होके जो रिएक्शन को मूव करवाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं तो हम इस तरह के रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ है वो रिएक्टेंट वाली साइड पे एब्जॉर्ब हो जाए। अब रिएक्टेंट वाली साइड पे ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन को शिफ्ट करेंगे प्रोडक्ट वाली साइड पर। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम उल्टा करते, यानी हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, टेम्परेचर तो पहले ही डिक्रीज़ है, ठीक है, पहले ही कम है, पहले एब्जॉर्ब हो रहा है इस रिएक्शन में, तो और अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो फिर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि जो वो जो हीट है ना, हीट का आपने कम किया हुआ है उसको मिनिमाइज कर सके। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सॉलेबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट्स जब हम वाटर में सॉलेबल करते हैं तो आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप सिंपल सा आप शुगर ले लें, शुगर को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो आप देखते हैं ठंडे पानी में डिज़ोल्व करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इन हॉटर वाटर। तो आप इसी तरह से सॉल्ट्स भी हैं, जो हमारी केमिकल सॉल्ट्स हैं वो भी इसी तरह से बिहेव करते हैं। अगर हम मतलब, और ये भी, इनमें भी वेरिएशन है, कुछ सॉल्ट्स जो हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो हीट एवॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन आपकी है ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसे आम ज़बान में कहते हैं, हम जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इसके बदले में बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है और बहुत रिएक्शन मिक्सचर जो बहुत हीट अप गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये जो वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप मीठा सोडा भी कहते हैं, अगर आप या आप घर में भी ले लें, आप थोड़ा सा पाम में वाटर लें और इसमें आप मीठा सोडा डिज़ोल्व करें तो आप देखेंगे कि आपको यानी ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो ये कौन सी डिज़ोल्यूशन है, ये ऐसा है कि इसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होकर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारी सॉलेबिलिटी के रिएक्शंस होते हैं वो या तो हीट एब्जॉर्ब करते हैं या फिर हीट इवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ली शैटलियर प्रिंसिपल इन पे इस तरह से एप्लीकेबल होगा कि अगर कोई सॉल्ट इस तरह से है जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यूरिंग डिज़ोल्यूशन, तो फिर इस तरह के सॉल्ट की सॉलेबिलिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, जब इसको हमने ये सॉलिड फॉर्म में, अगर हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व करना है, यानी हम इसको एक्वस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो वी हैव टू प्रोवाइड हीट टू द सिस्टम, हमें
पोटेशियम सिंपल वर्ड्स में हम बात करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड जो है वो गर्म करने पर पानी में डिज़ोल्व होगा, ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व होगा, ठीक है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर हम इसको इक्वेशंस की सूरत में देखें तो आप देखें KI सॉलिड, यानी ये सॉल्ट हमने लिया, इसमें इसको अगर हम हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। हीट किस साइड पे आ रही है? रिएक्टेंट वाली साइड पर। अब हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा ये सॉल्युबल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिएक्टेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। रिएक्टेंट कौन से? हमें जो हीट है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी हमें टेम्परेचर को हीट करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो सॉल्ट है वो यानी ज़्यादा सॉल्युबल हो वाटर में, ठीक है। जब आपको बार बार ये बात बताई है कि रिएक्टेंट वाली साइड में जब भी इंक्रीज होगा तो रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होगा प्रोडक्ट वाली साइड पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी।